Namaste. I welcome you all in our today's live discussion on tax planning, Unit 25.2 of our subject Retail Banking and Wealth Management. आज के लाइव डिस्कशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप आपका ऑडियो और वीडियो चेक कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आ जाए। साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग डिस्कशन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट हो तो प्लीज़ मेक द यूज़ ऑफ चैट बॉक्स so that we can resolve your query immediately. So with this we will continue our discussion, लेकिन as usual before initiating our discussion मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम JIB और CIB के सभी सब्जेक्ट्स के लिए डेली फ्री लाइव क्लासेस यूट्यूब पे कंडक्ट करते हैं जिसमें हम कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कराते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी पेपर्स में सभी डिस्कशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट हो जाइए, साथ साथ यही मैसेज आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी कन्वे कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकेंगे। विद दिस वी विल स्टार्ट फॉर आवर टुडेज डिस्कशन। आज हमारा टैक्स प्लानिंग पे सेकंड सेशन होगा। इसके पहले सेशन में हमने कुछ इनकम टैक्स एक्ट की कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की थी, साथ साथ कुछ कंसेप्ट्स भी क्लियर किए थे। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे कल वाले डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था या जिन्होंने हमारा वीडियो अभी तक देखा नहीं है, प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिए ताकि आपके काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड आपकी कंटिन्यूटी भी बरकरार रहेगी। So as usual, we will start for our today's discussion now. As per Income Tax Act, an individual tax assessee may be classified as under. So individual tax assessee जो है इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक तीन कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। एक तो रेसिडेंट, then RNOR resident, ordinary resident and non-resident Indians. So now let us see one by one. So there is one more category, that is resident, non-ordinary resident also. So who is the resident as per Income Tax Act? To become eligible for a resident, an individual has to stay either of the following has to satisfy either of the following two conditions. He should stay in India for 182 days or more in that particular year, or stay in India for the immediately preceding 4 years is 365 days or more than 60 days or more in any relevant financial year. क्या दो कंडीशंस है? रेसिडेंट करके क्वालिफाई होने के लिए इंडिविजुअल को दोनों में से कोई भी एक कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन कौन सी है कि इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इंडिया में उस व्यक्ति 182 दिन या उससे ज़्यादा पीरियड तक रहना चाहिए, या अगर वो उतने पीरियड पे नहीं है लेकिन अगर पिछले 4 साल में 365 या उससे ज़्यादा दिन इंडिया में रह रहा है, या कोई स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर में 60 डेज या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए रहता है, इन दैट केस वो अगर को दोनों में से कोई भी एक कंडीशन कंप्लाई करेगा, ही विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, रेसिडेंट इज ए पर्सन हु स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, जो इंडिया में 182 दिन या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए रह रहा है, या अगर इमीडिएटली प्रेसिडिंग 4 ईयर्स पुराने इमीडिएट 4 साल में 365 दिन या उससे ज़्यादा दिन, और रिलेवेंट कोई भी एक रिलेवेंट जो फाइनेंशियल है ईयर है उसमें 60 दिन या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए रहता है तो उसको रेसिडेंट कहा जाता है। सो एज पर न्यू अमेंडमेंट इफेक्टिव फ्रॉम 2021, एक फाइनेंशियल ईयर 2021 में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया हुआ है एक्ट पे, एंड उस एक्ट के मुताबिक एन इंडिविजुअल हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया and who is not able to pay tax in any other country will be deemed to be a resident of India. So फाइनेंशियल ईयर 2021 में गवर्नमेंट ने जो डेफिनेशन चेंज कर दी रेसिडेंट की, अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन जो भी व्यक्ति इंडिया के सिटीजन है एंड उस व्यक्ति
अगर इंडिया छोड़ के दूसरे कोई भी कंट्री में अगर टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है या उनकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, इन दैट केस उनको रेसिडेंट करके माना जाएगा। ही विल बी डीम टू बी द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इसके लिए और एक शर्त है, हाउएवर द कंडीशन इज एप्लीकेबल। ये जो ऊपर हमने ये डीम टू बी वाली जो कंडीशन है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली इफ द टोटल इनकम अदर देन द फॉरेन सोर्सेस। इसका मतलब इंडिया का जो इनकम है, उस व्यक्ति का इंडिया में जो इनकम अर्न कर रहा है, इफ द टोटल इनकम exceeds rupees 15 lakhs and nil tax liability in other countries or territories by reason of its domicile or residence or any other criteria of similar nature। उस व्यक्ति का टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस से जो इनकम अगर उसको होता होगा, वो छोड़ने के बाद उसका टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। साथ साथ जिस कंट्री का जिस कंट्री के वो डोमिसाइल हो या जिस कंट्री में वो रहते हो, उस कंट्री के लिए उनकी नील टैक्स लायबिलिटी होना चाहिए। इन दैट केस ही और शी कैन बी क्लासिफाइड एज अ रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। सो आई थिंक, मैं उम्मीद करता हूँ नाउ दिस इज क्लियर टू यू। रेसिडेंट इंडिविजुअल्स आर क्लासिफाइड एज, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स जो है दे आर क्लासिफाइड एज ROR resident ordinary resident or RNOR resident non-ordinary resident। Now who is ROR? The individual will be classified as ROR if the following two conditions are met। अभी ये जो 1 and 2, ये जो दो कंडीशंस दिया हुआ है, वो जो फुलफिल करेंगे उनको ROR करके रेसिडेंट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ROR करके उनको क्लासिफाई किया जाएगा। सो ही और शी हैज बीन अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन एटलीस्ट 2 of 10 years इमीडिएटली प्रीवियस ईयर्स। जो पुराने 10 साल, इमीडिएट पुराने 10 साल हैं, वो 10 साल में से एटलीस्ट 2 साल के लिए वो इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए। जो रेसिडेंट की डेफिनेशन हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी, वो उन्होंने कंप्लीट करनी चाहिए। एंड हिज क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेटस एज एन रेसिडेंट शुड बी एटलीस्ट 2 out of 10 years in the immediately preceding years, and he stayed in India for at least 730 days in 7 immediately preceding years। तो पुराने 7 साल में उनका जो इंडिया का स्टे है वो एटलीस्ट 730 दिन का होना चाहिए। तो जो व्यक्ति ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करेंगे, ही विल बी क्लासिफाइड एज ROR या रेसिडेंट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट करके उसको दर्जा मिल जाएगा। हिज रिकॉग्निशन विल बी ऑफ ROR स्टेटस। Also, a citizen of India who is deemed to be the resident in India will be resident and ordinarily resident in India। तो जो भी व्यक्ति इंडिया का सिटीजन है, इंडियन सिटीजन्स के लिए, एंड जो व्यक्ति रेसिडेंट इन इंडिया के लिए एलिजिबल है, उस व्यक्ति को ROR का दर्जा मिल जाएगा। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट कैटेगरी, रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। हु इज रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसको कहा जाएगा? व्हाट इज द डेफिनेशन? इसके लिए डेफिनेशन इज द स्टेटस इज गिवन टू दोज पीपल हु हैव बीन, जो व्यक्ति नॉन रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग 9 out of 10 फाइनेंशियल ईयर्स प्रीसीडिंग ईयर्स। तो ROR के लिए क्या कंडीशन था? 10 में से 2 साल उनको रेसिडेंट रहना चाहिए। यहाँ RNOR के लिए क्या कंडीशन है? 10 में से 9 साल एटलीस्ट उनको नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। तो कोई व्यक्ति अगर 8 साल के लिए या 7 साल के लिए अगर नॉन रेसिडेंट रहते हैं, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर क्लासिफाइंग एज RNOR। So non-resident in India during 9 out of 10 financial preceding years, or yeah, word "or" is here, or people who have been in India during last 7 previous years preceding that year for a period of 729 days or less। तो जो भी व्यक्ति पिछले 7 साल में
729 दिन या उनसे कम पीरियड के लिए इंडिया में रह गए होंगे, उनको RNOR का स्टेटस मिल सकता है. सो दिस इज एग्जैक्टली कॉन्ट्राडिक्टरी टू व्हाट वी हैव डिस्कस फॉर ROR. ROR में क्या कह रहे हैं, आपको 10 में से 2 साल एटलीस्ट रेसिडेंट का स्टेटस होना चाहिए. इसी तरह से 7 साल में कम से कम 730 दिन के लिए रहना है. या क्या कह रहे हैं, 10 में से 9 ईयर्स, 10 साल में से 9 साल के लिए आपको NRI स्टेटस होना चाहिए. साथ साथ और कंडीशन इज देयर, और आपको 729 और लेस देन 729 या उससे कम दिन के लिए पिछले 7 साल में टोटल यहाँ रहना है. So these are the conditions that are to be fulfilled for RNOR categories. Both the definitions are very important from exam point of view. Now, who is non-resident? We have seen who is resident. We have seen who is ROR. We have seen who is RNOR. जो बचे हुए हैं, they are classified as the non-resident Indians. So, an individual who is not satisfying the eligibility of a resident or ROR or RNOR would be considered as a non-resident for the year as per the Extent Income Tax Act. तो जो भी रेसिडेंट स्टेटस नहीं पा सकता है, ले सकता है, उनको NRI स्टेटस मिल जाएगा. Now we will see how their income is taxed. In case of resident also ROR, जो ordinary resident हो या ROR हो, tax on his global income will be charged in India, that is income earned in India as well as income earned outside India. तो जो भी व्यक्ति का स्टेटस either he is of resident category or he is of ROR category, in that case जो इनकम वो इंडिया में अर्न करेगा, साथ साथ जो भी इनकम वो फॉरेन में अर्न करेगा, दैट इज आउटसाइड इंडिया अर्न करेगा, उसी के ऊपर उनको इंडिया में टैक्स पे करना जरूरी है. वेयर इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट एंड NROR में, अगर कोई व्यक्ति का स्टेटस नॉन रेसिडेंट है या NROR है, इन दैट केस the tax liability in India is restricted to the income they earn in India. अगर उनका स्टेटस NRI स्टेटस हो या NROR स्टेटस हो, इन दैट केस जो इनकम वो इंडिया में अर्न कर रहे हैं ओनली इन इंडिया, उसी के ऊपर उनको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा. इन सच केस नो टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन देयर फॉरेन इनकम, क्योंकि फॉरेन में जो वो इनकम अर्न करेंगे उस कंट्री के लिए उनको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा. सो इन केस ऑफ ROR और रेसिडेंट स्टेटस, जो इनकम वो अर्न करते वेदर इट इज इन इंडिया और इन फॉरेन, उनको पे करना पड़ेगा टैक्स. वेयर इन NR एंड NROR में जो इनकम वो इंडिया में अर्न करेगा उसी के ऊपर उनको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. नाउ कोई कंट्रीज के साथ इंडिया का डबल टैक्सेशन ट्रीटी साइन हुआ है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल टैक्सेशन मीन्स, कोई भी व्यक्ति कहाँ भी अगर इनकम अर्न करते हैं तो वो दोनों कंट्री में टैक्स नहीं पे करेंगे. दैट इज नोन एज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी और अवॉइडेंस एग्रीमेंट. सो इट इज नोन एज DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट. In case of double taxation, where the same income is being taxed in India as well as abroad, the individual may resort to double taxation avoidance agreement that India would have entered into with that country to avoid paying double tax on the same income. अगर whatever may be your status, अगर आपको दोनों कंट्री में टैक्स पेमेंट करना अगर कोई भी इनकम के ऊपर जरूरी हो जाता है, तो इन दैट केस दैट इज नोन एज द डबल टैक्सेशन. एक ही इनकम में दोनों कंट्री में टैक्स पे करना है. इन दैट केस वो जो इंडिविजुअल को डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के मुताबिक जहाँ टैक्स पे करना है उधर ही उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, एंड ताकि वो डबल टैक्सेशन अवॉइड कर सकेंगे. So it is also very important for you from your examination point of view. Now अभी तक हमने डेफिनेशन देखा रेसिडेंस की और नॉन रेसिडेंस की, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस की क्या डेफिनेशन है. Then we have seen how their taxation liability is considered. Now we will go for
some important terms that are used in income tax. ये जो टर्म्स मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये मेजॉरिटी ऑफ दम यू माइट बी अवेयर अबाउट इट. काफ़ी टर्म्स आपको मालूम होगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझना पड़ेगा, ताकि एग्जाम में अगर उसी के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है, देन इन दैट केस वी विल बी एबल टू रिप्लाई इट. फर्स्ट डेफिनेशन, एसएससी. इनकम टैक्स में आपने ये वर्ड हर जगह यूज होते हुए देखा होगा. कहाँ भी कोई इंडिविजुअल व्यक्ति, इंडिविजुअल इस तरह से वर्ड नहीं यूज होता है. बेनिफिशियरी हो, इंडिविजुअल इस तरह से वर्ड्स नहीं पे यूज होते हैं. ओनली वन वर्ड दे यूज इज दैट एसएससी. एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, आपको सेक्शन ध्यान में रखना जरूरी है. Section 2 subsection 7, an assessee is a person who is liable to pay the tax under any provisions of the Income Tax Act 1961. तो इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक जो व्यक्ति इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए लायबल है, उस व्यक्ति को एसएससी कहा जाता है. सो एसएससी इज ए पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स. उसको टैक्स पे करने की उसकी जिम्मेवारी है. ही इज लायबल टू पे द टैक्स. उनको एसएससी कहा जाता है. आपके पास और सभी के पास आज के डेट में परमानेंट अकाउंट नंबर रहता है, विच इज मैंडेटरी इन मेनी ऑफ द, इट इज अ सॉर्ट ऑफ योर आइडेंटिटी. सो पैन नंबर स्टैंड्स फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सी वंस, व्हाई आई एम टेलिंग यू, दो इट इज वेरी सिंपल. ये बहुत सिंपल है, लेकिन मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ. एक एग्जाम में दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन परमानेंट अकाउंट नंबर. सो पैन स्टैंड्स फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर विच इज अ 10 डिजिट यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर. ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. पैन नंबर का क्या स्पेसिफिकेशन है? पैन नंबर इज ए 10 डिजिट यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर. आप अगर आपका पैन नंबर निकाल के देखोगे तो उसमें कोई अल्फाज भी है, दैट इज कोई वर्ड्स भी है, या कोई अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे, एंड साथ साथ नंबर्स भी हैं. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर. सो इट इज़, और उसकी टोटल आप अंक काउंट करेंगे, टोटल नंबर्स काउंट करेंगे तो इट विल बी 10. सो इट इज़ अ 10 डिजिट यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर issued by income tax department as a unique identification ID. यो हर एक व्यक्ति की यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर आइडेंटिटी. इट इज़ योर फाइनेंशियल आइडेंटिटी. द पैन इज एप्लीकेबल टू ऑल द एसएससीज. सभी तरह के एसएससीज के लिए पैन नंबर जरूरी है. इसके लिए आपने देखा होगा, कंपनीज हो, पार्टनरशिप्स हो, एचयूएफ हो या ट्रस्ट हो, सभी के लिए पैन नंबर लेना जरूरी है. उनका अपना खुद का पैन नंबर होना चाहिए. अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा. वी विल कंटिन्यू इट, बट इन द मीन टाइम मैंने आपके लिए एक मैसेज लाया हुआ है. सो फॉर कमिंग जेआईबी एंड सीआईबी एग्जामिनेशन हमने एक नई बैच स्टार्ट कर ली है, वेयर जिस बैच में हम जेआईबी एंड सीआईबी के सभी सब्जेक्ट्स के कवर करते हैं. दिस बैच इज़ फॉर जेआईबी एंड सीआईबी पर्पज, एंड उसमें हम रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करते हैं. इट इज़ नथिंग बट लाइक अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. आप रेगुलर बेसिस पे उसको पार्टिसिपेट करेंगे, आपका थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, एंड एट द एंड ऑफ योर SIP पीरियड, दैट इज एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल. दैट इज आप एग्जाम अच्छी तरह से पास कर सकते हो. उसी के लिए रजिस्ट्रेशन हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, लेकिन आप सभी को, सभी पार्टिसिपेंट्स को लेक्चर्स की रिकॉर्डेड कॉपी मिल जाती है. तो वेन एवर यू गेट टाइम आप उसको देख सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो. इसी के साथ साथ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का किट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको गुड नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे. एंड जैसे आपको अवगत है
जेआईबी हो या सीआईबी हो, जितने ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना आपका स्पीड बढ़ेगा, उतने आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, जो आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ सीआईबी स्टूडेंट्स के लिए, सीआईबी पार्टिसिपेंट्स के लिए हम केस स्टडीज भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि सीआईबी में केस स्टडीज प्लेज अ वाइटल रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जितने ज़्यादा केस स्टडीज आप सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा केस स्टडीज की आप प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका स्पीड बढ़ेगा एंड आपको केस स्टडीज सॉल्व करने में प्रोफिशिएंसी आ जाएगी, जो आपको आपके एग्जाम में केस स्टडीज टाइमली सॉल्व करने में हेल्प कर सकेगी एंड जिसकी वजह से आप आपका स्कोर बढ़ा सकते हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसके बारे में हमने पूरा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है एंड ऑफर प्राइस फॉर जेआईबी इज 3999 एंड फॉर सीआईबी 4999। तो जो those who wish to go for it, please refer the description box given below, ताकि आपको सभी लिंक मिल जाएगी एंड इफ यू विश यू कैन गो फॉर दैट। इसी के साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी कन्वे कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो भी इसका बेनिफिट ले सकेंगे एंड अच्छे मार्क्स सोर्स करके आपका पेपर, अपना पेपर क्लियर करा सकेंगे। So now let us continue for our discussion. As per section 231 of Income Tax Act, a person would be anyone. Person की definition individual से बहुत वास्ट definition है, wider definition है। तो person में कौन कौन include होते हैं? In previous sessions we have discussed it once. आज हम और एक बार इसको डिस्कस करते हैं। पर्सन के डेफिनेशन में हमारे इंडिविजुअल कवर हो जाते हैं, HUF उसमें कवर हो जाता है, एक कंपनी भी, उसमें कंपनी को भी पर्सन करके ही पहचाना जाता है, ए फर्म और ए लोकल अथॉरिटी, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन AOP और एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BOI, और एवरी आर्टिफिशियल और जुरिडिकल पर्सन who is not included in any of the above mentioned categories। सो जो कोई भी एक ग्रुप ऑफ व्यक्ति होगी या आर्टिफिशियल पर्सन होगा, हु इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, और जुरिडिकल पर्सन होगा जो इन अबो 4 कैटेगरीज में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, हु इज ऑल्सो कैटेगराइज एज पर्सन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन एडिशन टू दैट, जब भी हम पर्सन करके बात करेंगे, पर्सन मीन्स जो भी रूल्स हम पर्सन के लिए एप्लीकेबल है करके बताएंगे, दीज रूल्स आर एप्लीकेबल टू ऑल दिस 5 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। टैन नंबर, जब आप कोई ऑफिस में काम करते हो, आपको कभी कभी जो कोई वेंडर को पेमेंट करते हो या कोई फिक्स डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट पेमेंट करते हो या इंटरेस्ट एक्रूड पेमेंट आप उनको देते हो, तभी एट दैट टाइम यू डिडक्ट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सो एट दैट टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन TDS डिडक्ट करती है, उनको अपने लिए टैन नंबर जनरेट करना जरूरी है। टैन नंबर refers to tax deduction number, which is a 10-digit alphanumeric number allotted to those who are liable to deduct TDS by the income tax department। तो जो ऑर्गेनाइजेशन TDS डिडक्ट करने के लिए लायबल है, उनको टैन नंबर की जरूरत है। उनको टैन नंबर जो है, इट इज़ अ टैक्स डिडक्शन नंबर जो है, वो भी 10 डिजिट ही है। इट इज़ लाइक पैन नंबर 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैन नंबर एंड पैन नंबर। टैन नंबर किसको लेना है? जो ऑर्गेनाइजेशन को फॉर द सर्विसेज दे हैव टेकन फ्रॉम द अदर पीपल, एंड उनको जब पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के टाइम उनको TDS डिडक्ट करना है। एट द टाइम ऑफ डूइंग द डिडक्ट, at the time of making the payment of that TDS to income tax department, they have to give reference of their TAN number. It is nothing but the identity of the person who is permitted or who is allowed to deduct the tax at source for the services or the benefits received from other organizations. Tax deducted at source. It was introduced in order to collect the tax from the very source of income. Why TDS done?
दे वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी इनकम पेमेंट किया जाता है इट इज टू बी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ द वेरी सोर्स ऑफ इनकम। जो इनकम पेमेंट किया जाता है वहाँ से ही गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर देता है। दैट इज नोन एज द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ए पर्सन डिडक्टर, जो जिन्होंने अभी 10 नंबर लिया हुआ है वो, ए पर्सन हु इज लायबल टू मेक पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड नेचर टू एनी अदर पर्सन डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एंड रेमिट द सेम टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो जो जैसे हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन टीडीएस डिडक्ट करती है दे आर डिडक्टर, एंड जिनका टीडीएस वो रिकवर करती है। जैसे एफडी में मेरी एफडी है, मेरे एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट उन्होंने अकाउंट में क्रेडिट कर दिया उसके ऊपर उन्होंने जो टीडीएस अगर काटा होगा, इन दैट केस बैंक इज अ डिडक्टर एंड आई एम अ डिडक्टी। डिडक्टी से जो उन्होंने टीडीएस रिकवर किया है वो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को एज पर रूल्स विद इन स्पेसिफिक टाइमलाइन पेमेंट करना जरूरी है। The deductee gets credit for that TDS in Form 26AS or TDS certificate issued by the deductor. So when that deducted here in this case, मैं हूँ जैसे एफडीआर अकाउंट होल्डर हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, जो भी है जिनके ऑन अकाउंट ऑफ हुज बिजनेस और सर्विसेज उन्होंने टैक्स डिडक्ट किया हुआ है, उनको डिडक्टी के सभी से इसका अगर हम इनकम टैक्स साइट से फॉर्म जनरेट करते हैं तो उसमें उसको क्रेडिट मिलता है, उसमें उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है। अभी जो टोटल इनकम है, इनकम हेड्स फॉर इनकम फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम। अगर कोई भी व्यक्ति कोई जो इनकम अर्न करता है विच इज क्लासिफाइड इन दिस 5 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जैसे ही अगर कोई व्यक्ति को सैलरी मिलती है ही विल क्लासीफाई हिज इनकम अंडर द हेड सैलरी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में अगर उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया हुआ है, हिज नेट प्रॉफिट ही विल शो एज द इनकम अर्न इन द कौन से कैटेगरी में वो दिखाएगा, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी बेची होगी एंड उनको कैपिटल गेन हो गया होगा तो ही विल क्लासीफाई दिस अंडर द कैपिटल गेन। वो उस इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं दिखा सकते हैं। एंड जो भी इनकम ऊपर के 4 कैटेगरी में क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, दैट इनकम विल बी क्लासीफाइड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Classification of income is very important while making the tax payment. So these are considered for the purpose of computation of tax. Income from salary. First कौन सा है? Salary income. Income from salary comprises various components such as wages, pension, gratuity fees, है ग्रेजुएटी फीस, कमीशंस एक्सेट्रा। अगर कोई पेंशनर हो, कोई व्यक्ति सीनियर व्यक्ति हो, अगर उनको पेंशन मिलता है ही हैज़ टू क्लासीफाई दिस अंडर द हेड सैलरी। उसी तरह से किसी को ग्रेजुएटी मिलती है या कोई फीस मिल जाती है, या अगर एलआईसी कमीशन एजेंट को अगर कोई कमीशन मिलता है, इस तरह से वो कमीशन भी सैलरी इनकम में दिखा सकते हैं। ये बाइफर्केशन हमें ध्यान में रखना जरूरी है, बिकॉज समटाइम्स they may ask about this, that a gratuity received by a person on his retirement is categorized or is classified under which head of the income tax act। तो उसमें आपको वो सैलरी देंगे, इसके साथ साथ और 2-3 ऑप्शन देंगे एंड हमें उसमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सैलरी पेड इन एडवांस। Salary paid in advance, Section 15, and partner's salary in a firm is not categorized as salary under the Salaries Act। तो जब भी आपको अगर कोई व्यक्ति को अगर एडवांस में सैलरी मिलती है तो वो सैलरी इनकम में नहीं दिखाई दी जाएगी। साथ साथ पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर की सैलरी, पार्टनर को जो सैलरी पे की जाती है, तो पार्टनर सैलरी इन ए फर्म इज नॉट कैटेगराइज एज सैलरी। पार्टनर जो
पार्टनर्स को पार्टनरशिप से जो सैलरी के थ्रू इनकम मिलता है वो उसको अपने सैलरी में नहीं दिखा सकते हैं। Then rental income from properties. Rental income from properties not occupied by the owner is included as income from house property, and unoccupied properties have a notional income for taxation purpose. जो व्यक्ति की अगर कोई, जैसे हम बोलते हैं ना, हमने प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ाई है, तो आपको जो किराया आ जाएगा यू विल क्लासिफाई दिस इनकम एज द रेंटल इनकम। लेकिन जो प्रॉपर्टी किसी ने ऑक्यूपाई नहीं की है उसको हम नोशनल इनकम टैक्सेशन पर्पस के लिए काउंट करेंगे एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इंक्लूडिंग पार्टनर सैलरी। देखिए यहाँ जो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी देती है या बोनस देती है, ये सभी चीज़ें प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आ जाएगी, नॉट इन इनकम फ्रॉम सैलरी, आर सब्जेक्ट टू टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल गेन? कैपिटल गेन इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम एसेट सेल। जब भी कोई एसेट बेचते हैं वो कितने पीरियड होल्डिंग करने के बाद बेचते हैं उसके ऊपर दिस इज क्लासिफाइड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन and short-term capital gain. In future discussions we will discuss it in detail. अभी हमें इतना ही ध्यान में रखना है कि कैपिटल गेन जो है वो दो तरह का रहता है, one is long-term capital gain and another is short-term capital gain. Additionally, money or assets received from the insurer to the assessee in the previous year due to natural disasters, civil disturbances, फायर और एनिमी एक्शन आर ऑल्सो टैक्सेबल। इसी के साथ साथ आपने अगर कोई व्यक्ति ने अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है, दे आर टॉकिंग अबाउट द जनरल इंश्योरेंस, एंड इन दैट केस उनको अगर कोई कॉम्पेंसेशन मिला हुआ है बिकॉज ऑफ नेचुरल डिसास्टर्स, अगर कोई नेचुरल डिसास्टर की वजह से फ्लड आ गया होगा, अर्थक्वेक आ गया होगा, या कोई सिविल डिस्टर्बेंसेस की वजह से, या कोई फायर्स हो या एनिमी एक्शंस, इसी की वजह से अगर कोई इंश्योरेंस से लॉस कॉम्पेंसेट किया गया होगा, इन दैट केस जो भी अमाउंट उनको इंश्योरेंस कंपनी में से मिल जाएगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ इनकम एंड दैट इज टैक्सेबल एज पर सेक्शन 45 ऑफ द एक्ट। सो अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। Now we will solve some question and answers on that. And purpose of solving question and answers is, इससे हमें पता चल जाता है कि हमें कोई डाउट, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें अगर कोई डाउट या क्वेरी आ जाती है, प्लीज़ यू आस्क इट थ्रू द क्वेरी और सो दैट वी विल बी एबल टू रिप्लाई। साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि इफ़ वी आर कंफर्टेबल विद द कंसेप्ट we will be able to reply the answer. So it is the twin purpose of this solving of questions and answers. First question: how does the Income Tax Act classify an individual as a resident? इंडिविजुअल रेसिडेंट को इनकम टैक्स के मुताबिक कैसे क्लासीफाई करते हैं या कब क्लासीफाई किया जाता है? Stay in India for 365 days or more. Stay in India for immediately preceding year is 60 days or more, and 365 days or more in the relevant 4 financial year. Stay in India for at least 185 days and more, not correct. Stay in India for 730 days in the immediately preceding years is also not correct. So correct answer is B for this question. जो व्यक्ति प्रेसिडिंग ईयर में 60 दिन अगर रहता है, 60 दिन या उससे ज़्यादा पीरियड अगर इंडिया में रहता है, एंड प्रीवियस 4 इयर्स में उसका जो इंडिया में स्टे है वो 365 दिन या उससे अगर ज़्यादा है, तो उनको रेसिडेंट करके क्लासीफाई किया जाता है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। व्हाट इज़ द टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए नॉन रेसिडेंट इन इंडिया एज पर इनकम टैक्स लॉ? इनकम टैक्स के मुताबिक एनआरआई की क्या टैक्स लायबिलिटी है? टैक्स ऑन ग्लोबल इनकम, टैक्स ऑन इनकम अर्न इन इंडिया ओनली, टैक्स ऑन फॉरेन इनकम, नो टैक्स लायबिलिटी। सो एनआरआई को जो इनकम वो इंडिया में अर्न करते हैं
उसी के ऊपर उनकी टैक्स लायबिलिटी रहती है. सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. व्हाट इज द पर्पज ऑफ टीडीएस? टीडीएस का क्या पर्पज है? कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ इनकम, यस. डिडक्ट टैक्स फ्रॉम एसएससी सैलरी, डिडक्ट टैक्स फ्रॉम फाइनल इनकम एंड डिडक्ट टैक्स फ्रॉम कैपिटल गेन. तो जहां भी इनकम का सोर्स जनरेट होता है, इनकम का सोर्स ओरिजिनेट होता है, उधर ही जब भी हम टैक्स डिडक्ट करते हैं या टैक्स कलेक्ट करते हैं, दैट इज द पर्पज ऑफ टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. So A is the correct answer for our question. Next question. Which of the following is not considered as a head of income for the computation of total income? Total income compute करने के टाइम कौन सा इनकम हेड, ये जो इनकम के अलग अलग हेड्स हैं उसमें क्लासीफाई नहीं होता है? सैलरी इनकम, कैपिटल गेंस, गिफ्ट और डिविडेंड. सो गिफ्ट जो है वो इसमें नहीं आता है, इनकम टैक्स के जो कंपटीशन ऑफ इनकम करते हैं उसमें नहीं आते हैं. इट इज कवर्ड बाय सम डिफरेंट एक्ट. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. अभी तक हमने जो डिस्कशन किया हुआ, हमें और भी काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, बट अभी तक हमने जितना आज डिस्कशन किया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा. एंड अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ प्रेस दिस लाइक बटन, बिकॉज आपकी ये जो एक्टिविटी है, दिस विल बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी. आपकी यही एक्टिविटी मेरे लिए नए नए वीडियोस बनाने में प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है. अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो ये इन्फॉर्मेशन आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकेंगे. आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे एंड आप कोई भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन मिस आउट नहीं करेंगे. अगर आप हमारे लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड वर्जन देखते हो एंड आपको अगर कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स के थ्रू या इस मेल आईडी पे आपका डाउट पूछ लीजिए. डेफिनेटली हम उसको तुरंत रिजॉल्व करेंगे. सो नाउ लेट अस कंटिन्यू फॉर आवर क्वेश्चंस. What is the classification of an individual who leaves India for employment outside India during the year as per guidelines effective from 2021? कि जो व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर चले जाते हैं, उनका नए गाइडलाइंस के मुताबिक क्या कैटेगरी है, क्या क्या क्लासिफिकेशन है? ही इज़ अ रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, resident, ordinary resident. So his correct answer is D. He is resident, ordinary resident. In which head of income would any interest, salary or bonus to a partner of a firm be considered for tax computation? तो जो इनकम पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से जो सैलरी हो या बोनस मिलता है, वो कौन से हेड में क्लासिफाई किया जाता है? इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं करते हैं, स्पेसिफिकली हमने डिस्कशन किया. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. तो जो पार्टनर की सैलरी या बोनस पार्टनरशिप फर्म से मिलता है, उनको उस इनकम को प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में क्लासिफाई करना है. सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. सो नाउ वी विल गो फॉर ट्रू और फॉल्स. हम जब भी कोई स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, तभी हम अगर हमारा स्टेटमेंट सही है तो देर इज़ नो इशू एट ऑल. लेकिन अगर स्टेटमेंट सही नहीं है, इन दैट केस वी विल गो फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट. एज पर न्यू अमेंडमेंट इफेक्टिव फ्रॉम 2021, एन इंडिविजुअल हु इज a citizen of India and not liable to pay tax in any other country will be deemed a resident only if his total income exceeds rupees 15 lakhs. कि जो अभी 2021 में जो अमेंडमेंट हुआ है, पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं. जो 2021 में फाइनेंशियल ईयर 2021 में इनकम टैक्स एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है, एज पर दैट एक्ट जो व्यक्ति, जो इंडिविजुअल इंडिया के सिटीजन है एंड
उनका इनकम 15 लाख से ज़्यादा अगर नहीं, अगर उनका इनकम 15 लाख से है ज़्यादा है एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेस इनकम, एंड अगर उनको दूसरे कंट्री में कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है जहां वो रहते हैं, इन दैट केस ही विल बी क्लासिफाइड एज द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट सही है, आवर आंसर इज ट्रू फॉर दिस स्टेटमेंट। An individual will be classified as a resident, ordinarily resident, if they have a resident of India at least 10 out of 2 years in the immediately preceding years. Yes, this is the correct statement. Our answer is true. क्योंकि मैं अभी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस इसके लिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। In case of non-resident, the tax liability in India is restricted to income earned in India and no tax is applicable on foreign income. Again, this is a correct statement. Non-resident को जो भी इनकम वो इंडिया में अर्न करेगा उसी के ऊपर उनको इंडिया में टैक्स पे करना है, एंड जो फॉरेन में जो इनकम अर्न करते हैं उसी के ऊपर उनको इंडिया में कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। सो फॉर स्टेटमेंट 3 आवर आंसर इज ट्रू। And next statement, TAN number, tax deduction number. TAN number, it is a 10-digit alphanumeric number issued by income tax department to individual for tax deduction purpose. Absolutely right. TAN number का पर्पज यही है, जब भी वो टैक्स TDS करेंगे, जब भी कहाँ किसी से भी अगर वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स करेंगे तभी उनको टैन नंबर सभी जगह मेंशन करना पड़ेगा। दैट इज द पर्पज ऑफ इश्यूएंस ऑफ टैन नंबर। सो what they have mentioned here, let us check up. It is answer is false. It correct statement है PAN number is a 10-digit account unique alphabet number issued by the income, okay, for unique identification applicable to all assessees, and TAN refers to tax deduction number. Let us see it again now. TAN is a tax deduction number, is a 10-digit alphanumeric number issued by income tax department to individuals for tax deduction purpose. Yes, this is absolutely right. This is not the correct answer. Correct answer is tax deduction number is a 10-digit alphanumeric number issued by income tax department to individuals for tax deduction purpose only. This statement is a correct statement. So with this, we will conclude our discussion here today, and I wish you all the best and thank you very much, with a request that जो भी सेशंस हम कंडक्ट करते हैं आप सभी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आपकी रेगुलर रिवीजन हो जाएगी, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे जो आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर अचीव करने में हेल्प करेंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।